चर्चा की शुरुआत एक सरल लेकिन मुझे लगता है बहुत गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए, एक ऐसे घर के बारे में जहां हर किसी के पास सिर्फ अपने अधिकार हों, अपनी अपनी मांगे हों, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी ना हो। क्या वो घर चल पाएगा? मुश्किल है। शायद कुछ दिन, लेकिन उसके बाद तो वहां सिर्फ केओस होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि अधिकार और जिम्मेदारी ये तो एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। और यही बात हमारे लोकतंत्र पर भी लागू होती है। हम अक्सर अपने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो ताकतें जो संविधान हमें देता है। पर क्या हमारा संविधान हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी कुछ कहता है? तो आज हम संविधान के इसी पहलू यानी अनुच्छेद 51A में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की पड़ताल करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ उन 11 कर्तव्यों की लिस्ट पढ़ना नहीं है, हम इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इस संविधान में आए ही क्यों, और सबसे जरूरी बात, आज के दौर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनके क्या मायने हैं। तो फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसे होना चाहिए था, पर ये थी नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, हाँ, तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। ऐसा क्यों? क्या संविधान बनाने वाले ये जरूरी बात भूल गए थे? नहीं, भूले नहीं थे, बल्कि उनकी सोच कुछ और थी। उन्हें लगता था कि जो नागरिक अपने अधिकारों को लेकर इतना जागरूक होगा, वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेगा। ये एक तरह से क्या कहते हैं, अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग थी कि नागरिकता के साथ कर्तव्य अपने आप जुड़ जाते हैं। उन्हें लगा कि हमें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सोच बदल गई। मैं 1975-77 के आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर की बात कर रही हूँ। हाँ, वो दौर एक तरह का रियलिटी चेक था। तब ये महसूस किया गया कि सिर्फ अधिकारों पर जोर देना काफी नहीं है, नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना भी जरूरी है। बिल्कुल सचेत करना भी उतना ही जरूरी है। और इसी के बाद 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए इन्हें संविधान में जोड़ा गया। अच्छा। और ये जो विचार था, ये उस समय के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से भी प्रेरित था, जहां नागरिक कर्तव्यों पर काफी जोर दिया जाता था। तो ये एक तरह से संकट के समय लिया गया एक जरूरी सबक था। शुरुआत में 10 कर्तव्य जोड़े गए। जी, 10। और फिर 2002 में 86वें संशोधन से एक और जोड़ा गया, शिक्षा का कर्तव्य, जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई। तो ये तो हुई इनके आने की कहानी। अब देखते हैं कि ये नैतिक दिशा निर्देश आखिर हमसे कहते क्या हैं। चलिए, अब इन 11 कर्तव्यों को एक एक करके रटने की बजाय कुछ जरूरी कर्तव्यों को महसूस करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हैं। पहला तो राष्ट्र और उसके प्रतीकों से जुड़ा है। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका गहरा मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान पर खड़े हो जाना नहीं है। जब आप राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, तो आप सिर्फ कपड़े के एक टुकड़े का नहीं, बल्कि भारत के विचार का सम्मान कर रहे होते हैं। उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का सम्मान कर रहे होते हैं और उस विविधता का सम्मान कर रहे होते हैं जिसे ये झंडा दर्शाता है। ये एक तरह से देश की आत्मा का सम्मान है। और देश सिर्फ जमीन या प्रतीकों से नहीं बनता, देश तो लोगों से बनता है। और इसी से जुड़ा एक और कर्तव्य है जो हमारे समाज के ताने बाने के लिए शायद सबसे जरूरी है। कौन सा? भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और ऐसी प्रथाओं को छोड़ना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। ये आदर्शवादी है, लेकिन जरूरी भी है। ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि धर्म, भाषा या क्षेत्र से पहले हमारी पहचान भारतीय है। ये सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता की बात नहीं करता, ये सक्रिय रूप से भाईचारा बढ़ाने की बात करता है। और इसमें जो महिलाओं के सम्मान वाली बात जुड़ी गई है, वो कमाल की है। सही बात है। संविधान सीधे तौर पर सामाजिक सुधार की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि दहेज जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है। अब एक ऐसे कर्तव्य पर आते हैं जो आज के डिजिटल युग में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। 8वां कर्तव्य कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये थोड़ा भारी भरकम लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसका सीधा सा मतलब है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले सवाल पूछना, तर्क और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना। आज के दौर में ये शायद सबसे जरूरी कर्तव्य है।
जब हम व्हाट्सएप पर आई कोई भड़काऊ खबर बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं तो हम असल में इस कर्तव्य के खिलाफ जा रहे होते हैं। अच्छा, ये कर्तव्य हमें एक बेहतर डिजिटल नागरिक भी बनाता है कि हम पहले सोचें, परखें और फिर यकीन करें। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मुझे याद है मेरे एक रिश्तेदार हर सुबह ऐसे मैसेज भेजते थे जिनके सच होने का कोई आधार ही नहीं होता था, और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था कि वो अनजाने में ही सही लेकिन समाज में अंधविश्वास और गलत जानकारी फैला रहे हैं। और यही इस कर्तव्य की खूबसूरती है। ये हमें एक जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है जो भेड़चाल का हिस्सा न बने। एक और कर्तव्य है जो सीधे हमारी नागरिक समझ से जुड़ा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। हाँ, ये तो हम अक्सर देखते हैं। किसी बात पर गुस्सा आया, विरोध प्रदर्शन हुआ और सरकारी बसों या इमारतों को आग लगा दी गई। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में छात्र विरोध में यूनिवर्सिटी की बेंचों को तोड़ देते थे। तब लगता था कि ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका है। लेकिन ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि वो बस या वो बेंच किसी सरकार की नहीं, वो हम सब की है। वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से बनी है। सही बात। उसे नुकसान पहुंचाना मतलब देश का यानी अपना ही नुकसान करना है। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात है। और अंत में वो कर्तव्य जिसे बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। इसे आखिर में क्यों जोड़ा गया होगा? क्योंकि शिक्षा के बिना बाकी सारे कर्तव्य और अधिकार अधूरे हैं। एक शिक्षित नागरिक ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकता है, भाईचारे का मतलब समझ सकता है और देश के विकास में योगदान दे सकता है। ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, ये किसी भी माता पिता की सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो ये तो कुछ अहम कर्तव्य हुए, लेकिन यहाँ वो बड़ा सवाल फिर से खड़ा होता है जो हम सबके मन में आता है। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, पर अगर कोई इनका पालन ना करे तो क्या पुलिस किसी को इसलिए गिरफ्तार कर सकती है कि उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया या भाईचारे को बढ़ावा नहीं दिया? अब यहाँ एक कानूनी पेच है जी। सीधे तौर पे नहीं। संविधान में इन्हें नॉन जस्टिशिएबल यानी गैर न्यायोचित कहा गया है। इसका एक सीधा सा मतलब है कि ये स्कूल के मॉरल साइंस के चैप्टर की तरह हैं, मैथ्स के चैप्टर की तरह नहीं। अच्छा, ये अच्छा उदाहरण है। इनके लिए आपको नैतिक तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन पालन ना करने पर कोई सीधी कानूनी सजा नहीं है। जैसे मैथ्स का सवाल गलत होने पर नंबर कटते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। तो फिर तो ये सिर्फ कागजी बातें रह गईं, एक तरह की नैतिक सलाह जिसका कोई वजन नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ एक लेकिन है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। भले ये कर्तव्य सीधे तौर पर कोर्ट में लागू नहीं किए जा सकते, पर संसद को ये अधिकार है कि वो इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, और सरकार ने ऐसा किया भी है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे पहले कर्तव्य की बात करें, यानी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान के लिए, तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट मौजूद है। अगर कोई जानबूझकर तिरंगे का अपमान करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। ओके। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को लागू करने के लिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे दर्जनों सख्त कानून हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्तव्य एक तरह से सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उन्हें किन दिशाओं में कानून बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। और जहां कानून बन चुका है, वहां ये कर्तव्य हमें नैतिक रूप से उस कानून का पालन करने के लिए तैयार करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कानून और नैतिकता के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये संविधान को सिर्फ वकीलों की किताब होने से बचाकर आम नागरिक के जीवन का हिस्सा बनाते हैं। तो अब ये साफ हो रहा है कि अधिकार और कर्तव्य वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे लगता है इससे ऐसे भी देख सकते हैं कि अधिकार इस सवाल का जवाब देते हैं कि मुझे देश से क्या मिलेगा, और कर्तव्य इस सवाल का कि मैं देश को क्या दूंगी। क्या ये कहना सही होगा? ये एक बहुत ही सटीक तरीका है इसे समझने का। अधिकार एक तरह से नागरिक का राज्य पर दावा है, एक क्लेम है। वे राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। वो कहते हैं राज्य मेरे भाषण की आजादी नहीं छीन सकता। इसीलिए अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक या रिस्ट्रिक्टिव मानी जाती है, क्योंकि वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। और कर्तव्य नागरिक से सक्रिय भागीदारी की मांग करते हैं। वो कहते हैं नागरिक को ये करना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। इसीलिए इनकी प्रकृति सकारात्मक या एक्टिव है। अच्छा। अधिकार आपका सुरक्षा कवच है, तो कर्तव्य आपकी जिम्मेदारी का घोषणा पत्र। और एक फर्क तो साफ है ही कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन कर्तव्य के मामले में ऐसा नहीं है, जैसा हमने अभी चर्चा की। हाँ,
और यही संतुलन लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है। सिर्फ अधिकार होंगे तो अराजकता होगी, और सिर्फ कर्तव्य होंगे तो तानाशाही। भारत का संविधान इन दोनों के बीच का रास्ता चुनता है। तो कुल मिलाकर ये मौलिक कर्तव्य हमें सिर्फ एक भीड़ होने से बचाकर एक जिम्मेदार नागरिक का दर्जा देते हैं। बिल्कुल। अगर मौलिक अधिकार हमें जीने की आज़ादी देते हैं, तो शायद मौलिक कर्तव्य हमें जीने का एक सार्थक उद्देश्य देते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही। अगली बार जब कोई सड़क पर कचरा फेंकने से रुक जाए, या किसी सार्वजनिक स्मारक को गंदा ना करे, या किसी राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करे, तो ये समझना चाहिए कि वो अनजाने में ही सही, पर भारतीय संविधान के एक बहुत गहरे आदर्श का पालन कर रहा है। ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही। इसने संविधान को एक कानूनी दस्तावेज से ज्यादा एक नैतिक गाइड की तरह पेश किया है। और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। क्या? अगर ये 11 कर्तव्य एक आम नागरिक के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं, तो फिर सरकार और राज्य के लिए नैतिक दिशा निर्देश क्या हैं? जब सरकार नीतियां बनाती है, तो उसे कैसे पता चलता है कि जनता का असली भला किसमें है? कौन सी चीज उसे सिर्फ कानून लागू करने वाली मशीन बनने से रोककर एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाती है?